हेलो स्टूडेंट्स। तो आज वाले लेक्चर में अपन साउंड वेव का कंटिन्यू करते हैं। साउंड वेव में इंटेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में मैं बेटा साउंड वेव का वेलोसिटी वाला फॉर्मूला बता चुका हूँ। वेलोसिटी साउंड जो है, साउंड की वेलोसिटी क्या होगी, एयर में, लिक्विड में, गैस में, सॉलिड में, ये सारी कहानी अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो अभी अपन आ जाते हैं इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, साउंड वेव का इंटेंसिटी क्या होगा और किस टाइप से आपको इंटेंसिटी के बारे में देखना है। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेना आप। इंटेंसिटी को आई से डिनोट कर दिया ऑफ साउंड में। वहां पे भी लिखा था मैंने एवरेज पावर ट्रांसफर। लस्सी के केस में एवरेज पावर ट्रांसफर कितना होता है, इंटेंसिटी कितना। अब ये पावर ट्रांसफर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट इंटेंसिटी पे आता हूँ ना। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटेंसिटी का ही होता है। देखो क्या है, जैसे मान लो बच्चों, यहाँ पे ये एक साउंड सोर्स है, ये अपना एक साउंड सोर्स आ गया। साउंड सोर्स बोले तो स्पीकर, और यहाँ ये वाले स्पीकर से बेटा हर एक डायरेक्शन में आवाज आगे बढ़ रही होगी। हर एक डायरेक्शन में आवाज आगे बढ़ेगी क्या? ठीक है, यहाँ से स्पीकर से हर एक डायरेक्शन में आवाज आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो अभी मैं जो यहाँ से ये जो स्पीकर है ना बेटा, स्पीकर आप लोग समझते होंगे जो साउंड को इमिट करता है। अब मैं जैसे अपन इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ से एक्स डायरेक्शन की, ये जैसे एक्स डायरेक्शन है ना, यहाँ पे अपन एस का इक्वेशन लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मैंने बता रखा है, एस इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर ये इक्वेशन ऐसा है, इस टाइप का है, इस पॉइंट का 8 पॉइंट P, ये पॉइंट P नाम दे दिया इसको। यहाँ पे जो पॉइंट है ना उसको P नाम दे दिया मैंने। P पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख लिया। प्रेशर का इक्वेशन भी P इक्वल टू P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ प्लस π/2 आ जाता है बस। ठीक है, जहाँ ये P नॉट को क्या लिखा जा सकता है बेटा, P नॉट इक्वल टू बीटा एस नॉट के। मैंने बोला भी था ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, इसको याद रखो आप लोग। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एम्पलीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये इतनी कहानी तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इन दोनों में फेज में डिफरेंस आ जाता है। देखो यहाँ पे जो फेज है और यहाँ जो फेज है उसमें ये एक्स्ट्रा π/2 हो रहा है। ठीक है, तो π/2 का फेज डिफरेंस आ जाता है डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव में। कैसे आता है वो डेरिवेशन मैंने बताया नहीं, तो आप डायरेक्ट याद रखो। अब आता है ये फॉर्मूला, पहले भी याद है आपको बेटा, पहले से याद किया हुआ है, पहले वाले लेक्चर्स में कवर किया मैंने। अब जो यहाँ पे इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है बेटा। ठीक है, डेरिवेशन पे नहीं जाना। तो इंटेंसिटी जो होती है, इसका फॉर्मूला है P नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ρ V। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ P नॉट क्या है, P नॉट जो है ये प्रेशर एम्पलीट्यूड है बेटा। P नॉट अपना क्या है, प्रेशर एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम वेरिएशन इन प्रेशर फ्रॉम मीन प्रेशर, फ्रॉम एवरेज या फ्रॉम नॉर्मल प्रेशर। रो जो है डेंसिटी ऑफ मीडियम। अच्छा, अगर मान लो आपको प्रेशर एम्पलीट्यूड नहीं दिया है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड दिया है, तो यहाँ से इधर, यहाँ से जो P नॉट है ना, यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। और V क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड वेव का स्पीड। ठीक है, इस V को जो लिखा जा सकता है रूट ओवर बल्क मॉडुलस अपॉन रो, रूट ओवर गामा P/ρ। ठीक है, ये किस जगह की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं लिक्विड और गैस में। ठीक है, या फ्लूइड में। फ्लूइड में ये वाला फॉर्मूला वैलिड है ना, फ्लूइड वाला। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चंस में उटपटांग सी चीजें, मान लो V नहीं दिया होगा ना, V नहीं दिया होगा तो V को डेंसिटी दे दिया, बल्क मॉडुलस दे दिया जाएगा। बल्क मॉडुलस नहीं दिया तो गामा और P, गैस का नेचर और प्रेशर बता दिया जाएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते। बट ये वाला फॉर्मेट याद रखना है आपको, P स्क्वायर अपॉन 2 ρ V वाला। ठीक है, नोट कर लो जरा। साउंड वेव का जो स्पीड है ये आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। सॉरी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी को I से डिनोट करते हैं, और I जो होगा P नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ρ V। P नॉट प्रेशर एम्पलीट्यूड है, रो डेंसिटी है, V साउंड का स्पीड है। तो यहाँ तक की कहानी नोट करो बेटा जल्दी से वीडियो पोस्ट करके। और इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, जितने स्टार आप लगा सकते हो उतने फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, और मैं बोलता हूँ ये एक ही सिंपल फॉर्मेट याद रखो। बाकी अगर आप अलग अलग बुक्स पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे। अलग अलग फॉर्मेट इन द सेंस क्या होगा, इस V को रिप्लेस कर दिया। जैसे V की जगह B/ρ लिख दूं, B/ρ लिख दूं तो बल्क मॉडुलस की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे P नॉट की जगह बीटा एस नॉट के लिख दूं तो फॉर्म बदल जाएगा। बट आप एक सिंगल फॉर्म याद रखो, ये वाला फॉर्म, क्योंकि ज्यादातर मेजर न्यूमेरिकल्स यही फॉर्म से निकल के आते हैं। मान लो अब अलग अलग सिचुएशन है,
इंटेंसिटी क्या होगा, अगर मीडियम का डेंसिटी कम कर दूं तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, साउंड का स्पीड कम कर दूं बढ़ जाएगा, पी नोट बढ़ा दूं, पी नोट को 2 गुना कर दूं, प्रेशर एम्पलीट्यूड 2 गुना कर दिया है मैंने, डेंसिटी और स्पीड ऑफ साउंड फिक्स है, ये दोनों फिक्स है, डेंसिटी ऑफ मीडियम फिक्स है, साउंड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड फिक्स है, प्रेशर एम्पलीट्यूड को 2 गुना कर दिया, इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी। क्लियर है, नोट कर लो जरा यहाँ तक की कहानी। चलो वीडियो पोस्ट करके नोट कर लिया होगा आपने। अब अगला आता है नोट। देखो इस नोट में क्या बता रहा हूँ मैं, ये जो पॉइंट सोर्स है ना बेटा, ये जो पॉइंट सोर्स है, जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स आ गया अपने पास, ये मैंने पॉइंट सोर्स बना लिया, यहाँ पे अपन ने एक पॉइंट सोर्स बना लिया, जैसे मान लो ये एक स्पीकर है, ये पॉइंट सोर्स आ गया, ये क्या आ गया अपने पास, स्पीकर। और ऐसा स्पीकर आपने देखा है गाड़ियों में लगा होता है, कार में जो स्पीकर लगा होता है एक पॉइंटेड स्पीकर ही तो होता है ना यार, एक गेट पे लगा होता है, एक इधर वाले गेट पे, एक इधर वाले गेट पे आगे, तो ये इस टाइप के पॉइंटेड स्पीकर लगे होते हैं, ठीक है। और हो सकता है आपने देखे भी हो स्पीकर, तो ये जो स्पीकर से साउंड बढ़ रहा होगा, ये हर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होगा, इधर हर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा होगा ये साउंड, ठीक है। अब मान लेता हूं ये जो पावर है ना, इस स्पीकर का पावर P है, P क्या है, पावर ऑफ स्पीकर, ठीक है। अब मुझे मान लो कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ R डिस्टेंस पे आ गया, मैं यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस पे पहुंच गया, मान लो R डिस्टेंस पे, यहाँ जो है ना ये वाली डिस्टेंस आ गई अपने पास R, यहाँ स्पीकर से पॉइंट सोर्स R, और इस पॉइंट पे इंटेंसिटी चाहिए मुझे। अब जैसे मान लो मैं एक स्पीकर बजा रहा हूँ, अगर आप स्पीकर पे देखोगे ना तो उस पर इससे लिखा होता है 50 वॉट, सॉरी ऐसे, जैसे मान लो इस पे लिखा है, इस स्पीकर पे लिखा है 50 हर्ट्ज और लिखा है जैसे मान लो 200 वोल्ट। इसका मतलब अगर ये तो 50 हर्ट्ज पे काम करेगा, ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई इसकी, और इसका मतलब है 200 जूल पर सेकंड, मतलब यहाँ से हर एक सेकंड में कितना एनर्जी जा रही है, 200 जूल, 200 वोट लिखा है ना, मतलब ये स्पीकर कितना एनर्जी इमिट कर रहा है, 200 जूल साउंड की फॉर्म में, और वो एनर्जी यहाँ से बाहर निकल रही होगी, वो एनर्जी क्या कर रही होगी, यहाँ से पूरा का पूरा बाहर निकल रही होगी, ठीक है बच्चे, क्लियर है। और ये एनर्जी पूरी यहाँ पे, ये जो एनर्जी होगी ना ये इस वे में आगे बढ़ रही होगी, ये यहाँ पे एनर्जी थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गई होगी, फिर यहाँ पहुँच गई होगी, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही होगी। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी, इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी लिखूंगा वो क्या आ जाएगा, ये जो स्पीकर का पावर है, पावर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर, क्योंकि आपको ये पता है ना ये जो पूरी की पूरी एनर्जी है ना, ये स्पीकर की जो एनर्जी है ये पूरा इस फॉर्म में आगे बढ़ रहा है कि अभी मैंने बताया आपको, ये फॉर्म में आगे बढ़ा, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे जो साउंड, अगर मैं स्पीकर बजा रहा हूँ तो चारों डायरेक्शन में आवाज जा रही है ना, इसलिए मैंने 4 पाई R स्क्वायर लिखा, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है अपने पास, P नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो वी इक्वल टू पावर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। अब मुझे पता है ये जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है ये प्रोपोर्शनल टू 1/r आ गया, बाकी अगर सब कुछ कांस्टेंट है, साउंड का स्पीड, डेंसिटी और पावर, तो जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है 1/r हो गया। ऐसे आपको पता है P नॉट जो है वो क्या होता है, बीटा S नॉट के, तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि S नॉट प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ ना, जैसे साउंड से यहाँ से दूर जाता हूँ सोर्स से, तो दूर जाने पे क्या हो रहा है, प्रेशर एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है। R का वैल्यू बढ़ने पे प्रेशर एम्पलीट्यूड कम होगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड भी कम होगा, और कैसे कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है कहानी। तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, जैसे जैसे दूर जाऊंगा ना तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, प्रेशर एम्पलीट्यूड भी कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि जो साउंड है ना बेटा, उस साउंड का इंटेंसिटी कम होता जा रहा है। अब मान लो यहाँ पे जैसे मैं अपन ये इक्वेशन लिखते थे ना, S इक्वल टू S नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब मुझे पता है ये जो S है ये S नॉट, तो ये S नॉट यहाँ से मैं बोलूँ तो S नॉट प्रोपोर्शनल टू 1/r है क्या, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है S नॉट इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट अपॉन R, तो ऐसा लिखा जा सकता है यहाँ पे भी S नॉट इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट अपॉन R साइन ओमेगा टी माइनस के आर। अब के आर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं रेडियल डायरेक्शन में R की बात कर रहा हूँ ना, इसलिए। ये अपन X डायरेक्शन की बात करते थे, यहाँ R डायरेक्शन में जा रहा हूँ
r डिस्टेंस आगे चला तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया c अपॉन r, मतलब धीरे 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 कम होता जा रहा है, c कोई कांस्टेंट। ठीक है, समझने के लिए लिख सकते हो, बाकी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो ये पॉइंट सोर्स की कहानी है बेटा। पॉइंट सोर्स में क्या होगा, पहला पॉइंट सोर्स बताया मैंने। पॉइंट सोर्स में क्या होने वाला है, जो पॉइंट सोर्स में जैसे जैसे दूर 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 जाओगे ना, मतलब अगर आप 10 गुना चलेंगे और डिस्टेंस, ये वाली आर की वैल्यू बढ़ा रहे हो, आर का वैल्यू बढ़ा रहे हो, आर का वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, इंटेंसिटी कम होता चला जाएगा। ठीक है, नोट करो जरा। ये तो था आपने पॉइंट सोर्स के लिए। अच्छा, एक और टाइप के स्पीकर आते हैं, आप लोगों को मैं बताऊंगा भी, पहले ये नोट करो। ये स्पीकर तो जो है कार में यूज होते हैं, ये वाले स्पीकर कहाँ यूज होते हैं, ऐसा साउंड सोर्स कार में, पॉइंटेड सोर्स। और एक और स्पीकर आते हैं, देखो कौन से, किस टाइप के स्पीकर होते हैं वो। ये तो पॉइंट सोर्स वाले स्पीकर हो गए। दूसरे होते हैं लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स वाले स्पीकर कैसे होते हैं, देखो लीनियर सोर्स वाले स्पीकर बताता हूँ मैं। ये इस टाइप के स्पीकर होते हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे, जनरली शादी वगैरह में बजाते हैं, डीजे वाले, डीजे बोलते हैं इनको, डीजे, ये इस टाइप के साउंड। ठीक है, यहाँ लिखा है जैसे मान लो डीजे, कौन है डीजे, संदीप, ये है डीजे संदीप। ठीक है, ये अपने स्पीकर है। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से जो साउंड निकलता है ना, वो साउंड मान लो अपन ये मान लेते हैं इसका लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेंथ क्या मान लिया मैंने, बहुत ज्यादा। तो ये जो साउंड निकलेगा यहाँ से ऐसे 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 निकल रहा होगा, हर एक डायरेक्शन में भाग रहा होगा। ठीक है, मैंने क्या मान लिया, इसका लेंथ बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से जो बेटा ये जो साउंड, पहले वाले जो साउंड निकल रहा था ना, पहले वाला साउंड अपने पास निकल रहा था स्फेरिकल फॉर्म में, और ये साउंड निकल रहा है सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ऐसा अपन मान सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ इसका लेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में बाहर निकल रहा है। ये जो बाहर में जो यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो इन दोनों में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पिछले वाले में बताना चाह रहा था कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये वाले पॉइंट्स पे, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इन सभी के जो मीडियम के पार्टिकल है, यहाँ पे सब जगह डिस्प्लेसमेंट एक जैसा होगा, सब जगह प्रेशर एक जैसा होगा। ठीक है, मतलब सब जगह का प्रेशर एक जैसा होगा, प्रेशर में वेरिएशन सेम सेम आएगा। ठीक है, बट ये वाले पॉइंट का और ये वाले पॉइंट का प्रेशर में वेरिएशन अलग होगा, डिस्प्लेसमेंट में वेरिएशन अलग होगा। बट ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों का प्रेशर में वेरिएशन, इन दोनों का जो ऑसिलेशन है वो सेम टाइप का होगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक है ना, तो ऐसे यहाँ पे जो पिछली बार में जो सेम ऑसिलेशन वाले पार्टिकल एक स्फीयर पे लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे ये जो लाई करने वाले हैं ना, ये वाले पार्टिकल का और ये वाले पार्टिकल का यहाँ से आर डिस्टेंस सेम सेम है, तो दोनों का ऑसिलेशन सेम टाइप का होगा। मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जो पावर होगी ना, वो पावर 4 पाई आर स्क्वायर में नहीं जाके 2 पाई आर एल में भागने वाली है, इस पे सिलेंड्रिकल फॉर्म में आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये किस फॉर्म में आगे बढ़ेगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो वी। अगर यहां से देखा जाए तो यहां से जो पी नॉट स्क्वायर आ रहा है प्रोपोर्शनल टू रूट आर आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, रूट आर। पी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, रूट आर, क्योंकि यहाँ एक सिंगल आर है ना, एल तो क्या हो गया, एल तो जो है ना इसका लेंथ हो गया, एल जो है यहां से लगा के, एल जो है ना यहां से लगा के यहां तक की लेंथ होगी, जो तो एक कांस्टेंट होगी। तो पी नॉट जो है, अगेन आर बढ़ेगा तो यहाँ भी प्रेशर एम्पलीट्यूड तो कम हो रहा है, बट पहले जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है ना वो 1/r था, यहाँ पे 1/r रूट आर आ रहा है। ठीक है ना, दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ स्क्वायर था और यहाँ भी स्क्वायर था, तो ये डायरेक्ट ऐसा आ गया। ठीक है, ऐसे ही एस नॉट की भी देखा जाए तो एस नॉट भी क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/√r। ठीक है ना, तो जैसे एस का इक्वेशन लिखूंगा ना, एस का, तो एस का कांस्टेंट समथिंग √r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जैसे पिछले में सी अपॉन आर आया था ना, तो यहाँ सी अपॉन √r आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, तो यहाँ तक की कहानी नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से, फटाफट से नोट करो जल्दी। अब देखो दोनों से यहां से अपन दोनों, ये दोनों से पॉइंट सोर्स से और लीनियर सोर्स से एक कंक्लूजन निकालते हैं। देखो क्या कंक्लूजन बता रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। कंक्लूजन क्या है, देखो देखो, एक तो पॉइंट सोर्स बजाया मैंने, जो पॉइंट सोर्स है ये तो पॉइंट सोर्स आया क्या, और एक इधर लीनियर सोर्स आया क्या, लीनियर सोर्स ही नाम देगा ना, हाँ लीनियर सोर्स।
तो यहाँ पे जो साउंड बढ़ रहा है ना, यहाँ साउंड आगे इस फॉर्म में बढ़ रहा है, क्या आगे ये इस फॉर्म में, और यहाँ जो साउंड आगे बढ़ा है वो किस फॉर्म में आगे बढ़ रहा है, ये इस टाइप से, ये वाली डिस्टेंस आर है और यहाँ पे ये जो वाली डिस्टेंस आर है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेगा तो और आगे ये इस टाइप से चला जाएगा साउंड, ठीक है। अब ये जो मीडियम के पार्टिकल सारे ऑसिलेट कर रहे होंगे ना, ये वाला पार्टिकल का ऑसिलेशन, ये वाले पार्टिकल का ऑसिलेशन सेम है, तो इनको बोलते हैं अपन वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं इनको? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब क्या है, ये जो है ना, ये सर्कल 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 से मैंने बनाया है, सॉरी स्फीयर से। यहाँ जो वेव फ्रंट है, ये जो वेव फ्रंट है यहाँ स्फेरिकल है, और यहाँ जो वेव फ्रंट है, यहाँ जो वेव फ्रंट है ना बेटा, ये सिलेंड्रिकल है। अब वेव फ्रंट क्या होते हैं ये भी समझा दूंगा अभी। यहाँ जो वेव फ्रंट है ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। वेव फ्रंट का डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। वेव फ्रंट क्या होते हैं देखो, वेव फ्रंट का मतलब ये जो सारे पॉइंट्स है ना, ये सारे पॉइंट जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, जो एक जैसा ऑसिलेशन कर रहे हैं, उनको अपन वेव फ्रंट बोल देते हैं, उन सारे पॉइंट्स को मिला के। तो मैथ्स की लैंग्वेज में इनको बोलते हैं लोकस। लोकस का मतलब क्या है, ऐसे खूब सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बंच ऑफ पॉइंट्स। लोकस का मतलब बंच ऑफ पॉइंट्स। तो लोकस ऑफ ऑल मीडियम पार्टिकल्स, all medium particles which are oscillate in same phase। सेम फेज में जो ऑसिलेट कर रहे हैं उन सभी को अपन बोल देंगे क्या, वेव फ्रंट। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यहां तक की कहानी समझ में आ गई आपको। अब देखो हो क्या रहा है, ये वाला स्पीकर और ये वाला स्पीकर में, इसमें जो प्रेशर आया था ना, इसमें जो प्रेशर आया था, प्रेशर 1/r और डिस्प्लेसमेंट भी 1/r, और इसमें जो प्रेशर आया था प्रोपोर्शनल टू 1/√r, 1/√r, और डिस्प्लेसमेंट भी प्रोपोर्शनल टू 1/√r। अभी मान लो मैं r का वैल्यू 1 रखता हूं, r का वैल्यू 1 रखता हूं, जैसे r का वैल्यू 1 रखूं, यहां भी 1 रखूं, तो दोनों का प्रेशर एम्पलीट्यूड सेम सेम आ रहा है। बट जैसे मैं r का वैल्यू 100 करता हूं, r का वैल्यू 100 करता हूं, तो इसका फैक्टर 1/10 टाइम्स आएगा। सॉरी, r का वैल्यू 100 करता हूं तो इसका फैक्टर 1/100 हो जाएगा, जबकि इसका फैक्टर क्या होगा, अगर मैं r का वैल्यू जैसे r डैश इक्वल टू 100r कर दूं, तो इसका जो फैक्टर होगा ना वो 1/10 का फैक्टर आएगा। और यहां भी अगर मैं r डैश इक्वल टू 100r करता हूं तो यहां का जो फैक्टर आएगा वो 1/100 वाला ही फैक्टर रहेगा एज इट इज। तो हो क्या रहा है देखो, यहां पे और यहां पे r का वैल्यू मैंने 100 टाइम्स कर दिया, r का वैल्यू क्या कर दिया मैंने, मान लो पहले 1 मीटर था तो बाद में 100 मीटर कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में तो जो ये जो एम्पलीट्यूड है ना वो 1/10 हुआ है, और ऐसी सिचुएशन में एम्पलीट्यूड बहुत कम हो गया क्या, 1/100। मतलब अगर मुझे दूर तक साउंड को पहुंचाना है, मुझे क्या करना है, साउंड को दूर तक पहुंचाना है, बहुत दूर तक साउंड को पहुंचाना है, तो कौन सा मेथड सही रहेगा, जैसे मैंने मान लो 100r तक पहुंचाना है, तो ये वाले मेथड में तो क्या हुआ 1/100 टाइम्स हो गया एम्पलीट्यूड, और इसमें क्या हुआ 1/10 टाइम्स ही हुए ना बस। मतलब अगर मुझे साउंड को दूर तक ले जाना है तो ये वाले सोर्स अपने लिए सही रहने वाला है, ठीक है। और अगर मुझे पास में ही रखना है साउंड तो यही चलेगा, यही सही है, ठीक है। दूर तक के लिए कौन सा सही है, ये वाला। तभी तो जब अपन शादी में, जब लोग बाग शादी होगी तो डीजे बजाएंगे, तो जो डीजे बजाते हैं वो डीजे वाला साउंड ऐसा होता है, मैंने बताया ना, ये देखो डीजे संदीप का साउंड इस टाइप का है। क्यों? क्योंकि मुझे दूर दूर तक आवाज को पहुंचाना है। दूर दूर तक आवाज को क्यों पहुंचाना है, पता लगना चाहिए शादी हो रही है हमारे घर में, ठीक है ना, क्लियर है। वरना कार वाले स्पीकर बजा दी तो पता लगे घर वालों को भी, सबको पता नहीं लगे शादी चल रही है, ठीक है ना। यहां से आपको समझ आया होगा कि जो पॉइंट वाले सोर्स है, पॉइंट वाला सोर्स, पॉइंट सोर्स या पॉइंट वाला स्पीकर तब काम के जब मुझे नियर बाई साउंड सुनाना है, और अगर मुझे दूर तक साउंड को ले जाना है तो कौन सा वाले सोर्स, लीनियर सोर्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लीनियर सोर्स में दूर तक जाते जाते जो साउंड प्रेशर एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में जो फैक्टर आता है ना वो कम आता है, रूट आ रहा है ना यहाँ पे, रूट, इसलिए कम का इफेक्ट आएगा। इसलिए क्या होता है अपने को, जो डीजे वाले है ना वो इस टाइप के साउंड यूज करते हैं, ठीक है ना, लंबे वाले, पॉइंट वाले कार में यूज करने होते हैं, पॉइंटेड सोर्स, ठीक है। तो कहानी नोट कर लो जरा, यहां तक की कहानी नोट करो जल्दी से।
चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं अपना न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बता देते हैं क्या है, देखो प्रेशर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव फ्रॉम ए रेडियो रिसीवर। ये प्रेशर एम्पलीट्यूड आ गया, मतलब ये तो पी नॉट हो गया अपना। एन इंटेंसिटी एट पॉइंट, ये अपना इंटेंसिटी हो गया। बाई टर्निंग द वॉल्यूम ऑफ नो प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये फाइनल बाद में प्रेशर एम्पलीट्यूड हो गया। मान लेते हैं इसको P2 नाम दे दिया, इसको P1 नाम दे दिया। ऐसे इस वाली इंटेंसिटी को I1 नाम दे दिया, दूसरी वाली इंटेंसिटी को I2 नाम दे दिया, और मुझे I2 कैलकुलेट करना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो जरा, वीडियो पॉज करो। आपको I1 दिया है, P1 दिया है, P2 दिया है, I2 पता करना है। साउंड की नॉब मतलब जो वॉल्यूम वाला बटन है ना, बढ़ाते हैं ना अपन, जैसे गाड़ी में चल रहे होते तो वॉल्यूम बढ़ा दे भाई, ठीक है। और वो गाना भी तो है वॉल्यूम कम कर दे, ऐसा कुछ गाना है ना। नॉब से वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है ना, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं जरा। इंटेंसिटी जो है मेरा होता है P नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो V, ठीक है। तो मैं I1 अपॉन I2 लिखूंगा तो आएगा P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर, ठीक है। I1 जो दिया है मुझे 10 पावर -6, I2 का कैलकुलेशन करना है। P1 दिया है 2 इंटू 10 पावर -3 होल स्क्वायर और 3 इंटू 10 पावर -3 होल स्क्वायर, तो 10 पावर -6 I2 2/3 होल स्क्वायर कर दूं तो यहाँ से जो I2 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 9/4 इंटू 10 पावर -6 वोट। ये इस टाइप का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेक करो जरा, आप लोगों का आंसर यही था, कुछ अलग था। आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो जरा, आप लोगों का आंसर भी यही है। 9/4 को आप कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, 2.25 आ जाएगा ना। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। वीडियो पॉज करके लिख लेना आप लोगों ने अगर सोल्व नहीं किया तो। अगला क्वेश्चन भी आसान सा है बेटा, ध्यान से देखना आप लोग। अ सर्कुलर प्लेट ऑफ एरिया, एक सर्कुलर प्लेट है, उसका एरिया दे दिया आपको। इस केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर दूरी पे रखा है एक सोर्स है, और वो सोर्स का पावर 5 वोट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय प्लेट इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में कितना एनर्जी रिसीव करेगा। हिंट दूं, अपन ने एक सोलर कांस्टेंट पढ़ा था ना रेडिएशन में, उसके जैसा ये सोलर कांस्टेंट पढ़ा था रेडिएशन वाले चैप्टर में, थर्मल फिजिक्स में, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। वहां अपन ने सोलर कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था, उसी के जैसा है ये। चलो पता नहीं सर, आप लोग तो क्या ही बता रहे हो हमें। इसको पॉइंट सोर्स मान लेना, कुछ नहीं बोला था ना। तो ये जो पॉइंट सोर्स आ गया और इसकी पावर भी दी गई है 5 वोट, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, साउंड हर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब जो 2 मीटर की दूरी पे है, यहां से जो है ना, मैंने डिस्टेंस क्या मान ली, यहां से ये डिस्टेंस 2 मीटर मान लिया। यहाँ की इंटेंसिटी निकाल सकता हूँ क्या, यहाँ की इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी इक्वल टू P अपॉन 4πr²। तो इंटेंसिटी क्या आ गई, पाई अपॉन 4πr²। पाई ने पाई गायब कर दिया, 1 अपॉन आर की जगह क्या लिख दूँ 2, तो ये आ गया 1/16 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी आ गई, ठीक है। अब 2 मीटर की दूरी पे एक प्लेट रखी हुई है, ठीक है, रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ मान लो एक प्लेट है, इस प्लेट पे कितना एनर्जी रिसीव होगा, तो एनर्जी निकालनी है ना मुझे। तो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब ये छोटी सी प्लेट है जिसका एरिया 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इंटेंसिटी तो आ गई 1/16। यहाँ एनर्जी आ जाएगी, टाइम कितनी देर में, 5 सेकंड में। एरिया कितना है 0.4, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो -4। तो एनर्जी आ गई मेरे पास क्या, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा, तो 1/8 इंटू 10 पावर -4 जूल। ऐसा आंसर आ जाएगा। सब कुछ मैंने क्वेश्चन को ऐसे ही में सोल्व किया ना, ऐसे ही में सोल्व किया तो आंसर अपना जूल में आ जाएगा।
ठीक है, नोट कर लो जरा, वीडियो पॉज करो और आंसर नोट कर लो जल्दी से। कैलकुलेशन देखते रहना एक बार ना। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल ऑफ एयर ऑफ डेंसिटी। ये आपको डेंसिटी दिया है, डेंसिटी बोले तो रो दे दिया। इफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ द सोर्स, इंटेंसिटी दिया है आई, फ्रीक्वेंसी दिया है, वेव स्पीड दिया है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पता करना है। पता करो जल्दी, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का मतलब है एस नॉट। चलो ट्राई करो जरा, क्या हो सकता है आंसर। वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। जब मैं सॉल्व कर देता हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो आप लोग ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो। वैसे देखो क्वेश्चन में आई दिया है, आई होता है पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो भी, रो भी दिया है, ये रो गिवन है, आई गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो देखो मेरे पास पी नोट जो आ जाएगा ना, पी नोट क्या आ गया, रूट ओवर 2 इंटेंसिटी रो वी। क्या पी नोट निकाल सकता हूँ, और मुझे पता है पी नोट क्या होता है, बीटा एस नॉट के। अब हो सकता है किसी बच्चों को लगाएगा मुझे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पता करना है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का मतलब एस नॉट। अब यहाँ से पी नोट आ जाएगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा, देखो पी नोट का यहाँ रख दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड आ जाएगा, तो ये हो रहा है रूट ओवर 2 आई रो वी। अब बीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, बीटा अपॉन रो होता है ना ये, तो बीटा की जगह क्या लिख दूँ, रो इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, रो इंटू वी स्क्वायर। एस नोट का कैलकुलेशन करना है, के की जगह क्या लिख दें, लैम्डा तो दिया नहीं है। अब स्पीड ओमेगा अपॉन के होता है, तो के की जगह लिख दिया मैंने ओमेगा अपॉन वी, ओमेगा आ जाएगा ना, ये फ्रीक्वेंसी दिया तो के की जगह लिख दिया मैंने ओमेगा अपॉन वी। कैलकुलेशन है यार, और कुछ ना है इसमें। तो एस नोट कितना आ गया देखो, रूट ओवर ट्वाइस ऑफ इंटेंसिटी रो वी अपॉन रो वी स्क्वायर ओमेगा अपॉन वी, ठीक है। ये वी से भी गायब होगा एस नोट, तो यहाँ बचेगा 2 इंटेंसिटी रो वी अपॉन रो वी ओमेगा। तो एस नोट का वैल्यू ऐसे लिख दूँ मैं, 1 अपॉन ओमेगा रूट ओवर 2 आई, और ये रो वी से रो वी कट गया रूट में, ऐसा, ठीक है। मैं कैलकुलेशन पहले नहीं किया हूँ, अब वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं जरा, क्या आंसर आ रहा है वैसे, ठीक है। तो देखो सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं, तो एस नॉट 1 अपॉन ओमेगा की जगह क्या लिख दिया 2 पाई एफ, एफ की जगह कितना दिया है 5000, रूट ओवर 2 इंटेंसिटी कितना दिया है 8 इंटू 10 पावर -3, ठीक है, अपॉन 1.2 330। कैलकुलेट कर लेना, अब कैलकुलेशन है इसमें कुछ नहीं बचा, मैं पूरा नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ फालतू में, ठीक है। आप लोग सोल्व कर लेना इसको। इसका फाइनल आंसर आता है 6.4 नैनोमीटर, ठीक है। फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ 6.4 नैनोमीटर, सिंप्लीफाई कर देना आप। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अच्छा अगला क्वेश्चन नहीं है,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। तो देखो क्या है, 3 कैरेक्टर है साउंड के, तीन कैरेक्टर के बारे में पता करेंगे, एक लाउडनेस है, एक पिच और एक क्वालिटी। तो लाउडनेस क्या होता है, पहले तो लाउडनेस के बारे में लिख लेते हैं। लाउडनेस का मतलब सिंपली, जैसे अपन बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज, अरे यार इसका आवाज साउंड तो बहुत लाउड हो रहा है, ठीक है। तेज साउंड अलग है और एक लाउड साउंड अलग है। जैसे शेर होता है ना, शेर, लायन, जंगल का जो राजा होता है, वो दहाड़ता है ना एकदम, तो वो साउंड का लाउडनेस ज्यादा है। भाई मच्छर मक्खी होते हैं बिन 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 बिन, उनका लाउडनेस बिल्कुल बहुत कम होता है, बट उनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। बहुत फटाफट 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 से आवाज आती रहती है। जैसे आपके कान के बगल में मच्छर आ जाता है ना, तो आपको आवाज आती है ना तुरंत से, बिन तुन 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 इस टाइप की, तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, पिच ज्यादा होता है, ठीक है। बट लाउडनेस एक अलग टर्म है। लाउडनेस का मतलब ये बताता है साउंड लेवल को। किसको बताता है ये? साउंड लेवल को। साउंड लेवल बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे आप अभी क्लास में बैठे हो आराम से, मैं बिना माइक के पढ़ा रहा हूँ तो लाउडनेस कम रहेगी, माइक लगा देता हूँ तो लाउडनेस ज्यादा होगी। जैसे शादियों वगैरह में होता है ना, बैंड बाजे चल रहे हैं आराम से, लाउडनेस बहुत ज्यादा। फैक्ट्री वगैरह में जाते हो आप, वहाँ का साउंड लेवल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो बेसिकली लाउडनेस का मतलब क्या होता है, ये साउंड लेवल को बताता है, ठीक है। क्या बताता है ये? साउंड लेवल। साउंड लेवल कितना है, ठीक है। लाउडनेस का मतलब साउंड। अब ये लाउडनेस बोल दूं या साउंड लेवल बोल दूं, दोनों एक ही टर्म। इनको अपन बीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं अपन? बीटा से। अब ये जो लाउडनेस और साउंड लेवल, इनको मेजर करने के लिए एक स्केल है, उस स्केल पे अपन मेजर करते हैं इनको, ठीक है ना। जैसे एक पर्टिकुलर, जैसे अभी मैं यहाँ से, जैसे अगर अभी आप नॉर्मल क्लास में पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा होता, तो वहाँ का साउंड कुछ न कुछ होता, कितना होता वो साउंड लेवल, उस जगह का साउंड लेवल क्या है, ठीक है। या फिर आप जैसे मार्केट में चले गए सब्जी मंडी में, वहाँ का साउंड लेवल अलग होगा, ठीक है। कभी कभी बच्चे, जैसे मैं पढ़ा रहा होता हूँ, थोड़ा एक दूसरे से फुसफुसा रहे होते हैं, ओए पेन देना, इस टाइप का आप बोलते हैं ना, उसका साउंड लेवल बहुत कम होता है, ठीक है। आपको पता है अगर साउंड लेवल ज़्यादा रखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। या कहीं अभी अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो तो वहाँ इंडस्ट्री में साउंड लेवल बहुत ज़्यादा होगा, और एक साउंड ऐसा होता है जिससे ज़्यादा साउंड लेवल के बाद में अगर साउंड लेवल ज़्यादा है तो उसके बाद आपके कान के खतरा रहता है, कान के पर्दे भी फट सकते हैं, ठीक है। तो ये जो साउंड लेवल है, इसके बारे में समझते हैं क्या है साउंड लेवल की कहानी। साउंड लेवल को अपन बीटा से डिनोट करते हैं, या इसको लाउडनेस भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। जो लाउडनेस है या साउंड लेवल है, इन दोनों को अपन किससे डिनोट करते हैं? बीटा से, ठीक है। और इसका स्केल होता है जिसपे मेजर किया जाता है, इसको साउंड लेवल को मेजर किया जाता है ऑन डेसिबल स्केल। एक डेसिबल स्केल है, उस पर इसको मेजर करते हैं। साउंड लेवल बोल दूं या फिर लाउडनेस बोल दूं, दोनों एक ही टर्म। अब डेसिबल स्केल क्या, देखो तो ये जो बीटा होता है ना, बीटा ये होता है बेटा 10 लॉग। अब यहाँ लॉग है, कुछ नहीं बोला गया तो बेस 10 रहेगा, यहाँ 10 है, डेसिबल स्केल में यहाँ 10 आती है, ठीक है ना। लॉग आई अपॉन आई नोट, और यहाँ से जो यूनिट होगी ना, इसका यूनिट डेसिबल होगा, और ये डेसिबल को शॉर्ट में डीबी लिख दिया जाता है। जैसे मीटर को एम लिख देते हैं, किलोमीटर को केएम लिख देते हैं, किलोग्राम को केजी, वैसे ही जो साउंड लेवल जो आएगा ना आपका, ये डीबी में आएगा। साउंड लेवल किस में आएगा? डीबी में, डीबी। और ये फॉर्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। आई नोट जो है ना, ये आई नोट जो है मिनिमम, आई जो है यहाँ पे इंटेंसिटी है, बीटा साउंड लेवल है, बीटा साउंड लेवल है, आई इंटेंसिटी है। आई नोट को थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, आई नोट को थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। वो इंटेंसिटी जिसको आप सुन पा रहे हो, वो मिनिमम इंटेंसिटी जिसको आप लोग सुन पाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन कौन सी टर्म क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आई जो है अपना इंटेंसिटी है, आई नोट जो है थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी है, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी है। 10⁻⁻12 इसका वैल्यू होता है इंसान के लिए, ठीक है। याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी का मतलब वो इंटेंसिटी जिसको सुन पाता है, और इस इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग रेफरेंस मान के अपन साउंड लेवल मेजर करते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ आई की जगह आई नोट पुट कर दूंगा तो साउंड लेवल कितना जाएगा? अगर मैं आई की जगह 8i, जो इंटेंसिटी अगर आई नोट के बराबर हो जाए ना, तो यहाँ जो बीटा आएगा वो कितना आ जाएगा? 10 log 1, और 10 log 1 का मतलब कितना हो गया?
10 log 1 हो जाएगा ना, और 1 का वैल्यू तो 0 होता है, तो ये 0 डेसिबल का साउंड है, ठीक है ना। मतलब ये वाला साउंड अपन सुन नहीं पाते, 10⁻⁻12 से कम का इंटेंसिटी का साउंड होगा, अपन उसको सुन नहीं पाएंगे। और एक जो साउंड है जिसे 120 डेसिबल से ज्यादा का साउंड है, जिसका बीटा ग्रेटर देन 120 डेसिबल है ना, तो उसको अपन नॉइस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नॉइस। मतलब बहुत ज्यादा शोर है, कान के पर्दे फट सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री में होता है। इंडस्ट्री का जो साउंड लेवल होता है 100 डेसिबल से ज्यादा होता है, 110, 120, 130, डिपेंड करेगा इंडस्ट्री किस टाइप की। जहाँ आवाज बहुत ज्यादा आती है ना, तो वहां पे अपने कान के पर्दों को खतरा हो सकता है, ठीक है। इस टाइप के जो सेंसेशन होता क्या है, जो वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ता हुआ आता है ना प्रेशर का, वही तो अपने कान को जाके टकराता है, और कान में जो पर्दा है वो इस डिस्टरबेंस को सेंस करता है और दिमाग तक सिग्नल भेजता है, और अपन लोग सुन पाते हैं। अगर वो जो पर्दा है वो अगर डैमेज हो गया ना, तो वो सेंसेशन अपने कान तक तो आ जाएगा, बट वो पर्दे पे वहां पे सिग्नल ही नहीं मिल पाएगा, तो अपन नहीं सुन पाएंगे, दिमाग काम नहीं करेगा, आवाज लगाता रहेगा, पीछे बहरे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी है लाउडनेस की, साउंड लेवल की, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे लोग को देख के घबरा गए होंगे, पर लोग को देख के घबराना नहीं है बच्चों, ठीक है। चलो अब यहाँ न्यूमेरिकल अप्रोच में बता देता हूँ बेटा। एक फॉर्मूला तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, बीटा इक्वल टू 10 log I/I0 वाला, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला है ना बेटा, जैसे अगर मान लो यार बीटा 1 है, तो बीटा 1 क्या आ जाएगा? 10 log I1/I0। ऐसे जैसे बीटा 2, तो बीटा 2 को क्या लिख दूंगा? 10 log I2/I0। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, दो अलग अलग इंटेंसिटी दे दी जाएगी, दो अलग अलग इंटेंसिटी दे दी जाएगी। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, आप यहां से डिवाइड करके कुछ भी नहीं कर पाओगे। इन दोनों को बीटा 1/बीटा 2 कभी भी डिवाइड मत करना, डिवाइड करने के लिए कुछ भी नहीं करना। ये मैं बता रहा हूं आपको न्यूमेरिकल अप्रोच। न्यूमेरिकल अप्रोच क्या रहेगी, ठीक है। न्यूमेरिकल अप्रोच में ध्यान रखना, कभी भी आप लोग डिवाइड मत करना, ये कभी भी नहीं करना है, ये कभी भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आप डिवाइड कर दोगे ना, तो ये 10 तो गायब हो जाएगा, क्या लॉग से लॉग थोड़ी कट कर दोगे, I0 से हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, इनको ध्यान रखना। क्योंकि आप बीटा 1 माइनस बीटा 2 लिखोगे ना, तो आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। 10 log I1/I0 माइनस 10 log I2/I0, ठीक है। तो आपको पता होगा लॉग में अगर माइनस होता है, लॉग में अगर माइनस होता है, 10 तो कॉमन आ गया, तो लॉग में माइनस है, तो I1/I0 माइनस लॉग, मैंने 10 कॉमन लिया, पहली स्टेप में कुछ नहीं किया ताकि आपको आसानी से समझ आए। दूसरी स्टेप में देखो क्या कर रहा हूं, ये जो बीटा 1 माइनस बीटा 2 है ना, 10 log, आपको पता है लॉग में क्या होता है बेटा, I1/I0 डिवाइड I2/I0, ठीक है। I0 से I0 भाग जाएगा, I0 से I0 गायब हो जाएगा, और बीटा 1 माइनस बीटा 2 जो निकल के आएगा ना अपने पास, वो आ जाएगा 10 log I1/I2। चाहो तो आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, जिसको मैथ से डर लगता है, लॉग से डर लगता है, वो इसको डायरेक्ट याद रख ले, और जिसको लगता है नहीं हम तो बादशाह हैं मैथ्स के, तो हम लोग बादशाह हैं, तो वो एक ही इस फॉर्मूले से काम चला सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के अपने पास दो फॉर्मूला आए हैं, और यही दो फॉर्मूले से अगले 3 या 4 न्यूमेरिकल अपन सोल्व करने वाले। दो फॉर्मूले क्या है देखो अपने पास, एक तो ये रहा, और एक बीटा वाला जो है 10 log I/I0। I0 का वैल्यू याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये चेंज इन साउंड लेवल भी है। बीटा 1 माइनस बीटा 2, बीटा 1 क्या है, साउंड लेवल करस्पॉन्डिंग I1, बीटा 2 क्या है, साउंड लेवल करस्पॉन्डिंग I2, ठीक है। तो यहां तक की कहानी लिख डालो बेटा। ये वाला जो पिछला वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला लाउडनेस का जो आया है, ये फॉर्मूला बीटा लाउडनेस बोल दूं, साउंड लेवल बोल दूं, आपको सेम टर्म कंसीडर करके आंसर निकालना है, ठीक है ना। डेसिबल इसका यूनिट होता है डीबी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आंसर आएगा ना, ये भी डीबी में होगा, यहाँ जो आंसर होगा ना बेटा, ये भी डीबी में ही होगा। सब्ट्रैक्शन है ना, तो ये भी अपना डीबी में ही होने वाला है, ठीक है। नोट कर लो जरा, दोनों फॉर्मूले आपको याद हो तो अच्छा है। जिसको लगता है नहीं सर ये तो मैं मैथ्स लगा के यूज कर लूंगा, फटाफट से आंसर निकाल लूँ, तो वो एक सिंगल ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते। तो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में सिंपल लाउडनेस के बारे में पढ़ा है। बाकी दो टर्म फालतू है, पिच और क्वालिटी, उसका कोई मतलब नहीं, बट लिख लेते हैं, और आप लोगों को बस इंफॉर्मेशन के टर्म पे आप याद रखना। ये 3 टर्म जो है साउंड के कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करते हैं। न्यूमेरिकल केवल लाउडनेस से बनेंगे, बाकी 2 फालतू है। लाउडनेस में एक फॉर्मूला याद कर लेना है, वीडियो पोस्ट करके लिखो फटाफट से।
अगला वाला भी लिख लो है न्यूमेरिकल अप्रोच, क्योंकि ज़्यादातर न्यूमेरिकल यही से बनेंगे β1 माइनस β2 से। एक चीज़ और ये ध्यान रखनी है, अगर यहाँ β1 माइनस β2 कर रहे हो तो यहाँ I1 अपॉन I2 करना, मतलब जो यहाँ पहले लिख रहे हैं ना, जो टर्म फर्स्ट में लिखी गई है वो टर्म यहाँ ऊपर में लिखनी, जो माइनस करके दूसरी टर्म है वो डिवाइड में लिखनी। ठीक है, क्लियर है? चलो न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल पे आने से पहले दो टर्म और समझा देता हूँ, फिर न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। पिच और क्वालिटी क्या है? पिच का मतलब क्या है? देखो, पिच का मतलब ये फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड टर्म है। इट इज द सेंसेशन रिसीव्ड बाय ईयर ड्यू टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के कारण कान पे जो सेंसेशन आता है ना, उसको अपन पिच बोल देते हैं। ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी ज्यादा होगी। जैसे लड़कियों की आवाज होती है एकदम तीखी सी, और लड़कों की आवाज एकदम मोटी, लाउड होगी, लाउडनेस होगी, साउंड लेवल ज्यादा होगा बट फ्रीक्वेंसी कम होती है। जो बच्चों की, लड़कों की आवाज होती है, लड़कियों की एकदम तीखी सी आवाज होती है, कानों में चुभती है। ठीक है ना, तो पिच ऑफ फीमेल वॉइस इज हायर देन मेल। ठीक है, मतलब जो गर्ल कैंडिडेट है उनका जो साउंड लेवल होता है ना, उनका पिच ज्यादा होता है, साउंड लेवल कम होता है। ऐसे ही बजिंग ऑफ बी, जैसे मक्खियां भिनभिनाती है, या मॉस्किटो मच्छर जो भिनभिनाते रहते हैं ना, ये इन सब का क्या है ना, पिच हाई है बट लाउडनेस लो होता है। बट जो शेर होता है, शेर जो दहाड़ता है रॉयल ऑफ, इसका पिच कम है बट लाउडनेस ज्यादा होता है उसका। ठीक है, नोट कर लो जरा, ये इंफॉर्मेशन वाली बातें हैं। कोई कुछ नहीं पूछने वाला, ना नीट में कुछ पूछेगा ना जेई में कुछ पूछेगा, पर थोड़ी चीजें प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी होनी चाहिए, तो आप लोगों को लगेगा अरे हाँ कुछ फिजिक्स पढ़ रहे हैं, वरना फिजिक्स में न्यूमेरिकल चलते रहता है। ठीक है, नोट कर लो जरा पिच के बारे में। नेक्स्ट है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है? देखो, ये जो वेव फॉर्म आती है ना, साइन वेव फॉर्म, ये वाला जो साउंड होता है, इस टाइप का साउंड अपने को अच्छा लगता है, आसानी से सुनाई देगा। बट अगर मान लो इस टाइप का साउंड आ जाए, जिससे कभी कभी गड़बड़ हो जाता है ना, तो आपको, जैसे आप एफएम सुन रहे हैं और एफएम में अच्छे से क्लियर साउंड नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये इस टाइप का वेव फॉर्म गड़बड़ हो गया। ऐसा वेव फॉर्म आएगा तो आपको मजा आएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये क्वालिटी के बारे में भी लिख लो। ये क्वालिटी के बारे में इतना सही, बस एक ही। ठीक है, क्वालिटी को ऊपर भेज दें, लिख लिया होता आप लोगों ने। पहले इसके बारे में भी लिख लेना वीडियो पोस्ट करके, पिच के बारे में, क्वालिटी के बारे में लिख लिया होगा। इसको ऊपर भेजते हैं, न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं ऊपर। न्यूमेरिकल क्या है? देखो, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबिलिटी ऑफ साउंड, ये इंटेंसिटी है मैक्सिमम, मिनिमम इंटेंसिटी। इफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ा दी जाए, साउंड लेवल दो क्या हो, ये वाली इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग मुझे साउंड लेवल पता करना है, इस इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग साउंड लेवल क्या हो, ये मिनिमम इंटेंसिटी है। तो थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ ऑडिबिलिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना, ये जो पहली लाइन है, ये पहली ही लाइन अपना क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन भी हो जाएगा, जो आई नोट है। मैंने बोला था ना आई नोट का इक्वेशन में गिवन है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं। तो साउंड लेवल का फॉर्मूला देखो क्या है, बीटा इक्वल टू 10 लॉग। अब कुछ बच्चे तो लॉग को देख के डर जाते होंगे, तो डरना तो नहीं है यार। 10 पावर माइनस आई नोट का लो 10 पावर माइनस 12, तो बीटा आ गया अपने पास 10 लॉग, यहाँ 10 पावर 3 हो जाएगा। 3 को बाहर ला दूँ क्या, तो 10, ये आ जाएगा 3 लॉग 10, और लॉग 10 का वैल्यू आई थिंक सबको पता होगा 10 3, तो बीटा आ गया 30 डेसिबल। 30 डेसिबल का साउंड है वो। ठीक है, डेसिबल लॉग 10 बेस 10 जो होता है ना, लॉग अगर यहाँ ए हो और यहाँ भी ए हो, यहाँ लॉग में यहाँ पे और यहाँ पे टर्म सेम हो जाती है, तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। बेस का और ये वाला सेम होता है, तो यहाँ 10 है ना, लॉग 10 का मतलब बेस 10 हुआ ना, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, नोट कर लो जरा, आसान से क्वेश्चन हलवा सा। चलो अगला नेक्स्ट हलवा परोस दें आपको। क्या देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाय 20, इंटेंसिटी को 20 गुना कर दिया। हाउ मेनी डेसिबल इन द साउंड लेवल इज इंक्रीज, साउंड लेवल कितना हो जाएगा पता करो। ठीक है, साउंड लेवल कितना बढ़ जाएगा। मान लो मैंने जो इंटेंसिटी है ना I2 वो 20 गुना कर दिया, तो साउंड लेवल कितना इंक्रीज हो गया होगा, मतलब मुझे पता करना है β2 माइनस β1। चलो कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा आंसर, कैलकुलेट करो फटाफट से, वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर लो यार, अपनी मर्जी मत चलाओ।
आंसर सोल्व करो, ठीक है ना। कुछ बच्चे तो ये सुनते ही नहीं है, किसी की नहीं सुनते हो, मेरी क्या, मैं अपने घर वालों की नहीं सुनते, मेरी क्या सुनेंगे। 10 log, यहाँ I2 अपॉन I1 लिखेंगे, ध्यान रखना अगर यहाँ 2 पहले है तो यहाँ 2 ऊपर है, तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 बड़ा आसानी से आ जाएगा क्या। 10 log 20 I1 अपॉन I1 ने I1 को मार दिया क्या, तो क्या बचेगा, बीटा 2 बराबर बीटा 2 माइनस बीटा 1, 10 log 20, log 20 का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, तो 10 log 20 को ऐसे लिख दूँ log 10 इंटू 2, ठीक है। तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 कितना आ गया देखो बच्चों, 10 log 10 प्लस log 2, log 10 का वैल्यू आपको पता होगा 1 होगा, और log 2 का वैल्यू 0.3010, तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 10 इंटू 1.3010, तो आंसर आ गया आजू बाजू 13 डेसिबल, अप्रॉक्स आंसर लिख दिया, ठीक है। नोट कर लो जरा, आंसर नोट कर डालो बच्चे, क्या आंसर आ रहा है इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वेश्चन आसान है बेटा, और एक चीज ध्यान रखना, ये वाले जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना लाउडनेस के, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहेंगे अभी आपके, ठीक है, जेईई मेंस नीट में पूछे जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेशर एम्पलीट्यूड इंक्रीज्ड इफ साउंड लेवल इज इंक्रीज्ड बाय 40 डेसिबल। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या किया है, साउंड लेवल को इंक्रीज करा दिया, ध्यान से सुनना, चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व कर लो, अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ी देर बाद समझ आने लगेगा, तो तब सोल्व कर लेना, ठीक है। जैसे आपको बताया मैंने, साउंड लेवल इंक्रीज हो गया ना, तो मान लेते हैं बीटा 2 माइनस बीटा 1, ये 40 डेसिबल दिया है, ठीक है। तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 क्या लिख दूंगा मैं, 10 log I2 अपॉन I1, ठीक है। अब अगर मेरे को इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी का रेशियो पता लग जाए तो प्रेशर वाला भी पता लग जाएगा। इंटेंसिटी जो होती है प्रेशर P² अपॉन 2 ρV, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, I2 अपॉन I1 इक्वल टू P2 अपॉन P1, यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर। अगर ये I2 अपॉन I1 यहाँ से पता लगा लूँ, यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ, तो P2 अपॉन P1 भी आ जाएगा ना, तो ये पता लग जाएगा प्रेशर को कितना इंक्रीज कर दिया है, हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स प्रेशर कर दिया है, ठीक है ना। तो पहले ये कैलकुलेशन करेंगे, तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 कितना दिया है। अगर अभी भी आपको लग रहा है मैं कैलकुलेट कर लूँगा, तो वीडियो पॉज करके सोल्व कर लो, जब जागो तब सवेरा, आपकी मर्जी, तब समझ में आना शुरू करे तब वीडियो पॉज कर लो। और अगर आपने वीडियो पॉज नहीं किया तो यकीन मानो आप JEE के सिलेक्शन से दूर होते चले जा रहे हो, नीट के सिलेक्शन से दूर होते चले जा रहे हो, ठीक है। अगर आपको पास में आना है तो वीडियो पॉज करना पड़ेगा, क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा, अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 हो गया अपना 40 डेसिबल, ठीक है, इक्वल टू 10 log I2 अपॉन I1, ठीक है। यहाँ से अगर देखोगे तो ये 1 0 गायब होगी। अब एंटी लॉग ले लेते हैं, यहाँ पे एंटी लॉग लेना आप लोग शायद भूल गए हों, ये 10 है, इधर 10 पावर 4 आ जाएगा। मैं पहले लिख देता हूँ टेकिंग एंटी लॉग, ताकि आपके दिमाग में रहे। एंटी, ओ एंटी लॉन्ग नहीं है, एंटी लॉग है, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 10 पावर 4 इक्वल टू I2 अपॉन I1, ठीक है। तो I2 अपॉन I1 का यहाँ रख दिया 10 पावर 4, इसको ऐसे लिख लो P2 अपॉन P1 होल स्क्वायर, तो 10 पावर 2 बचेगा P2 अपॉन P1, तो P2 कितना हो गया 100 टाइम्स, आंसर हो जाएगा अपना 100 टाइम्स हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब जिनको आंटी लॉग नहीं लेना आता है वो इधर आंटी को ध्यान से समझे, देखो क्या है। देखो आपको लॉग में बताया गया होगा बेटा, ऐसे लिखा होता है y इक्वल टू लॉग, यहाँ बेस a, यहाँ x, ये एक फंक्शन है।
एंटी लॉग लिखना हो ना तो ये इस a को इधर बुढ़ा दो तो a टू द पावर y इक्वल टू x बन जाता है, ठीक है। या फिर उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है आपको ऐसे बताया हो मैथ्स में y इक्वल टू a टू द पावर x लिखा होता है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है log a टू द पावर y इक्वल टू x, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तो लॉगरिथम बोलते हैं, यहाँ से आते हैं तो टेकिंग लॉग, और इधर से यहाँ जाते हैं तो टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है। नोट कर लो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। देखो जो लगेगा अभी एक और क्वेश्चन आएगा 15 है, खाली स्लाइड है। 14 देखो जरा कि अ पर्सन प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ 70 डेसिबल। ये इंसान बहुत तेज बोल रहा है, पता नहीं कौन है, फूफा जी होंगे, ठीक है, ज़्यादा बोलते हैं ना इस टाइप के लोग, जो बड़े लोग होते हैं। ए पर्सन प्रोड्यूस 70 dB, 70 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है एट 4 मीटर की दूरी पे, ठीक है। एक इंसान है जो 4 मीटर पे भी 70 डेसिबल प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। डिस्टेंस अवे फ्रॉम फॉर हियरिंग साउंड क्लियरली थ्रेशोल्ड साउंड इज 10 डेसिबल। मान लो जो सुनने के लिए जो थ्रेशोल्ड साउंड है ना उसको आप 10 डेसिबल कंसीडर कर लो, देन अप टू हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन इज साउंड कैन हियर, मतलब कितनी दूरी वाला इंसान साउंड को सुन सकता है। देखो क्या है क्वेश्चन, अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो पॉज करो और सोल्व करो। मैं बताता हूँ, देखो ये तो एक इंसान हो गया जो चिल्ला रहा है यहां से, ये इसका मुंह आ गया और यही मुंह से अपनी आवाजें निकाल रहा है, ठीक है। ये इंसान है, चिल्ला रहा है, सब तरफ इसकी चिल्ला चोट भागने वाली है, इसका साउंड हर एक डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब एक इंसान जो कितना दूरी पे खड़ा था, 4 मीटर पे खड़ा, ये अपना कान यहाँ पे, ये इसका कान आ गया, मैं कान बना रहा हूँ बस, इंसान नहीं बना रहा हूँ। ये इंसान कितना दूरी पे खड़ा हुआ है ऐसे, 4 मीटर की, 4 मीटर। तो यहाँ पे जो साउंड लेवल है ना बीटा 1 मान लिया, ये कितना है 70 डेसिबल। अब ऑब्वियसली दूर जाएगा तो साउंड लेवल कम होता जाएगा। मान लो दूसरा इंसान यहाँ है, ये इसका कान आ गया, ये वाली डिस्टेंस कितना कर दूं मैं कि यहाँ का जो साउंड लेवल बीटा 2 है वो 10 डेसिबल हो जाए। कहानी समझ आई? ये इंसान जो है, ये इंसान है ना, इधर वाले इंसान की खाली मैंने कहानी बनाई क्योंकि वो तो सुन रहे हैं ना, वो बोल रहा था इसलिए उसका मुंह बनाया। तो अभी आपको पता है बीटा 1 माइनस बीटा 2 कितना होता है बेटा? बीटा 1 माइनस बीटा 2 को लिखा जा सकता है 10 log I1 अपॉन I2। यहाँ तक कोई दिक्कत? बीटा 1 माइनस बीटा 2, बीटा 1 70 10 log, अब ये जो I1 है ना, ये जो I1 है, ये जो पहला वाला इंसान चिल्ला रहा है, I1 की जगह लिख देता हूँ P अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन P अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, समझे? ये जो इंसान चिल्ला रहा है उसकी पावर मैंने P मान लिया, P पावर से चिल्ला रहा है, ठीक है। तो ये वाला कान को सुनाई दे रहा है, ये वाला इंटेंसिटी पता है ना, पावर अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। पावर से पावर गायब होगा, 4 पाई से 4 पाई गायब होगा, यहाँ से कैलकुलेशन, यहाँ से 7 बचेगा, ये 10 का 0 भगा दिया मैंने, 6 बचेगा, 10 भगा दिया, तो यहाँ जाएगा log R2 अपॉन R1 होल स्क्वायर, ठीक है। R2 अपॉन R1 को यहाँ से अगर आप देखोगे ना बेटा, तो 6, ये 2 को बाहर ला दिया, log R2 अपॉन R1 की जगह कितना दिया है 4, ठीक है, इधर 3 हो जाएगा, यहां से सिंप्लीफाई करूंगा ना, यहां बचेगा 3 log R2 बाई 4 R2 अपॉन 4, एंटी लॉग ले लेंगे तो 10 पावर 3 R2 बाई 4, तो जो R2 का वैल्यू आ गया 4000 मीटर आ गया, मतलब 4 किलोमीटर तक आवाज पहुंच जाएगी इसकी, समझे? ठीक है, 4 मीटर पे 70 डेसिबल आ रहा है, तो 4 किलोमीटर पे कितना आएगा? 4 किलोमीटर पे कितना आ जाएगा? 10 डेसिबल, ठीक है।
तो ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगी बच्चे। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में अपन ने ये इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक नई टर्म आई है डेसिबल स्केल। ठीक है, तो क्लियर। कल वाले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे अभी से बता देता हूँ। जो अपन ने वेव ऑन स्ट्रिंग में इंटरफेरेंस पढ़ाया था, क्या सुपरपोजिशन पढ़ाया था, देन उसके बाद इंटरफेरेंस पढ़ाया था। तो कल वाला लेक्चर फटाफट से निकलेगा क्योंकि उसमें सेम वही इंटरफेरेंस है जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, और वो इंटरफेरेंस आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ लेना है अच्छे से। क्लियर है बच्चों? तो कल वाला लेक्चर अपना जाएगा इंटरफेरेंस के नाम का रहेगा कल वाला लेक्चर। तो आप आराम से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, इंटरफेरेंस को अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चों। ठीक है, आज वाला लेक्चर अपन यहीं क्लोज करते हैं। और आज वाले लेक्चर में अपन ने लाउडनेस के अच्छे न्यूमेरिकल करे, इंटेंसिटी के अच्छे न्यूमेरिकल्स के। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल मॉड्यूल में डीपीपी में शीट में आएंगे, तो आप लोग इस टाइप के 1000 न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। बट आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए। दो ही आज के लेक्चर का अगर सार देखा जाए तो सिंपल दो फॉर्मूले हैं। पहला इंटेंसिटी इक्वल टू पी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 रो वी, और दूसरा साउंड लेवल बीटा इक्वल टू 10 लॉग आई अपॉन आई नॉट। जिसको लॉग नहीं लगाना आता है तो बीटा 1 अपॉन बीटा 2 वाला भी याद रख लो। लॉग आना चाहिए बेटा, अगर लॉग नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन में परेशान होते रहो। ठीक है ना, अगर लॉग नहीं आता है तो लॉग वाला वीडियो जाके देख लो। एक ही वीडियो है, बेसिक मैथमेटिक्स में कोई ज्यादा खास वीडियो नहीं है। एक वीडियो है पर थोड़ा लंबा होगा, 1 घंटे का वीडियो जो मैंने बेसिक मैथ्स पढ़ाया था आपको शुरुआत। ठीक है बच्चों, तो लेक्चर क्लोज करते हैं आज वाला यहीं पे। थैंक यू।